जमीन पर गिरा हुआ मिठाई का एक छोटा सा टुकड़ा क्या हो सकता है? मतलब सामान्य तौर पर हम उसे सिर्फ कचरा ही मानेंगे ना। हाँ बिल्कुल, या फिर एक ऐसी भूल जैसे हम तुरंत साफ कर देना चाहते हैं। एकदम सही। लेकिन हम्म, अगर हम इसे थोड़ी देर के लिए प्रकृति के नजरिए से देखें तो क्या वो एक मास्टर क्लास नहीं है? मास्टर क्लास? मतलब किस चीज की मास्टर क्लास? इंजीनियरिंग, लीडरशिप और सर्वाइवल की एक ऐसी मास्टर क्लास जो बिना किसी प्रेजेंटेशन के या व्हाइट बोर्ड के हमारे पैरों के ठीक नीचे चल रही है। अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प नजरिया है ना? तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का आधार कुछ ऐसा ही है। आज हमारे पास त्रिलोक सिंह ठकुरेला जी द्वारा लिखी गई एक बहुत ही खूबसूरत और छोटी सी कहानी है जिसका शीर्षक है एकता की ताकत। हाँ, मैंने पढ़ी है ये। और पहली नजर में ये बच्चों की एक बहुत ही सरल सी लोक कथा लगती है। बिल्कुल, लेकिन बात यहीं दिलचस्प हो जाती है। मतलब ये स्रोत सामग्री वास्तव में एक छोटे से बीज की तरह है, दिखने में बहुत साधारण, लेकिन जब हम इसके भीतर छिपे विचारों के छिलके उतारते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, तो ये समाजशास्त्र और मनोविज्ञान की एक विशाल पेड़ का आकार ले लेती है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। इस स्रोत का चयन ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। लोक कथाओं और ऐसी छोटी कहानियों की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि वो बिना किसी जटिल शब्दावली के मानव सभ्यता के बड़े बड़े सिद्धांतों को डिकोड कर देती हैं। बिल्कुल, बिना किसी भारी भरकम एकेडमिक फ्रेमवर्क के। सही कहा। और आज की चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी यही है। मतलब ये समझना कि कैसे अत्यंत साधारण और रोजमर्रा की घटनाएं, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वे जटिल प्रणालियों को समझने की कुंजी हो सकती हैं। तो मतलब एक गिरी हुई मिठाई कोई दुर्घटना नहीं है। क्राइसिस मैनेजमेंट और सामूहिक प्रयास कैसे काम करते हैं। हम अक्सर जटिलता को ही गहराई मान बैठते हैं, लेकिन असली ज्ञान वो है जो एक बच्चे की कहानी के माध्यम से बड़े बड़े कॉर्पोरेट या सामाजिक ढांचों की पोल खोल दे। क्या बात है। तो चलिए इस कहानी की जमीन तैयार करते हैं। स्रोत की शुरुआत रामपुर नाम के एक गांव के चित्रण से होती है। हाँ, रामपुर। जी, बताया गया है कि रामपुर एक बहुत ही शांत जगह है। वहां हरे भरे पेड़ हैं। गांव के बीचों बीच एक चौपाल है जहां लोग बैठकर बातें करते हैं और दूर तक फैले सुंदर खेत हैं। ये पूरा वर्णन एक अत्यंत सरल, धीमे और ठहरे हुए जीवन का प्रतीक है ना? एकदम। और इसी शांत परिवेश के बीच गांव के एक बच्चे राजू, उसका जन्मदिन आता है। उत्सव का माहौल है। पिताजी मिठाई लाते हैं, जो कि हर घर में होता ही है। बिल्कुल। राजू खुशी खुशी सबको मिठाई बांट रहा है और तभी बांटते समय मिठाई का एक छोटा सा टुकड़ा जमीन पर गिर जाता है। बस इतनी सी घटना है। हाँ, बहुत ही तामसी घटना है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात गहराई से सोचने पर मजबूर कर रही है। क्या रामपुर गांव का ये जो धीमापन और ठहराव है, क्या इसी वजह से राजू को इतनी छोटी सी घटना पर ध्यान देने का मौका मिलता है? अच्छा, आप इसे उस शांत माहौल से जोड़ रहे हैं? हाँ, मतलब अगर हम आज की भागदौड़ भरी जिंदगी की बात करें, महानगरों की बात करें, जहां हर इंसान अपनी स्क्रीन में खोया है या अगले काम के लिए बस दौड़ रहा है, वहां जमीन पर गिरी चीज को देखने की फुर्सत किसे है? ये तो है, हम सब बस भाग ही रहे हैं। बिल्कुल। और अगर विज्ञान के इतिहास में देखें तो ऐसी बहुत सी एक्सीडेंटल डिस्कवरीज हुई हैं। जैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का अपनी लैब में फफूंद को देख के पेनिसिलिन की खोज करना। क्या राजू का ये अवलोकन भी उसी मानसिक ठहराव का परिणाम है? फ्लेमिंग की पेनिसिलिन वाली घटना का जिक्र आपने यहाँ एकदम सटीक किया है। और इसके पीछे के कॉग्निटिव साइंस को समझना जरूरी है। कॉग्निटिव साइंस वो कैसे? देखिए, जब हमारा दिमाग लगातार सूचनाओं से बमबारी झेल रहा होता है, चाहे वो ट्रैफिक का शोर हो, फोन के नोटिफिकेशंस हो या काम का तनाव हो, तो दिमाग एक सेलेक्टिव अटेंशन मोड में चला जाता है। मतलब वो सिर्फ जरूरी चीजों पर फोकस करता है? बिल्कुल। वो सिर्फ उन्हीं चीजों को प्रोसेस करता है जो उस पल जिंदा रहने या बस काम निपटाने के लिए जरूरी है। बाकी सब कुछ बैकग्राउंड नॉइज बन जाता है। तो रामपुर का वो शांत परिवेश महज एक जगह नहीं है। एकदम सही समझे आप। वो एक कॉग्निटिव स्पेस या कहें तो मानसिक जगह का प्रतीक है। जब मन शांत होता है तब हमारी अवलोकन क्षमता अपने चरम पर होती है। अरे वाह। हाँ, और लेखक यहाँ बहुत ही सूक्ष्म तरीके से ये स्थापित कर रहे हैं कि ज्ञान या जीवन के सबक हमेशा किसी बड़ी घटना के मोहताज नहीं होते। राजू का वो ध्यान देना इस बात का प्रमाण है कि जिज्ञासा पनपने के लिए पहले ठहराव की जरूरत होती है। मतलब अगर रामपुर में शोरगुल होता तो वो मिठाई का टुकड़ा किसी के पैलों तले कुचल गया होता? बिल्कुल।
और कहानी वहीं खत्म हो जाती। सचमुच ये तो एक अलग ही नजरिया है कि शांति केवल आराम के लिए नहीं है बल्कि अवलोकन के लिए भी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। खैर कहानी में आगे जो होता है वो और भी दिलचस्प है। राजू देखता है कि कुछ ही देर में उस गिरे हुए मिठाई के टुकड़े के पास चींटियां आ जाती हैं। हाँ, चींटियों का झुंड। जी, और बात सिर्फ एक या दो चींटियों की नहीं है, चींटियों का एक पूरा झुंड आता है और वे सब मिलकर उस मिठाई के टुकड़े को जो जो उनके अपने वजन से कई गुना भारी है उठाने लगती हैं और उसे ले जाने लगते हैं। हाँ, और ये नज़ारा राजू को हैरान कर देता है। वो दौड़कर अपने पिताजी के पास जाता है और उन्हें पूरी बात बताता है। तब पिताजी मुस्कुराते हैं और उसे अपनी पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीख देते हैं कि एकता में बड़ी ताकत होती है। बिल्कुल बेटे, एकता में बड़ी ताकत होती है। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है जो इस पूरी घटना को थोड़ा चुनौती देता है। अच्छा, क्या सवाल है? देखिए, राजू एक छोटा बच्चा है। जब वो चींटियों को देख रहा है तो क्या वो सच में एकता या सामूहिक ताकत जैसे जैसे भारी भरकम शब्दों के गहरे अर्थ को समझ रहा है? जायज सवाल है। मुझे लगता है कि बच्चे अक्सर पहले सिर्फ दृश्य देखते हैं। मतलब वे सिर्फ छोटे छोटे कीड़ों को अपने से कई बड़े भोजन को उठाते हुए देखकर किसी जादुई तमाशे की तरह रोमांचित होते हैं। हाँ, उनके लिए वो एक मैजिक शो जैसा होता है। बिल्कुल। ज्ञान या उसका दार्शनिक अर्थ तो वे बहुत बाद में ग्रहण करते हैं। तो क्या यह पिता द्वारा एक साधारण से प्राकृतिक दृश्य पर जबरदस्ती थोपा दिया दर्शन नहीं है? अगर हम बाल मनोविज्ञान या चाइल्ड साइकोलॉजी के नजरिए से देखें तो आप सही कह रहे हैं। राजू उस पल में एकता के समाजशास्त्रीय अर्थ को बिल्कुल नहीं समझ रहा है। हाँ, वो तो सिर्फ खेल देख रहा है। बिल्कुल, वो सिर्फ एक चमत्कार देख रहा है। लेकिन पिता यहाँ कोई दर्शन थोप नहीं रहे हैं, बल्कि वे उसके विजुअल एक्सपीरियंस को एक शब्दावली दे रहे हैं। शब्दावली दे रहे हैं, मतलब एक नाम दे रहे हैं उस घटना को। जी। और अगर हम चींटियों की बात करें तो ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं है बल्कि स्वॉर्म इंटेलिजेंस का एक बेहतरीन उदाहरण है। स्वॉर्म इंटेलिजेंस, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे? हाँ, तो देखिए, किसी भी चींटी की कॉलोनी में कोई सीईओ या मैनेजर नहीं होता। अच्छा। कोई आदेश नहीं देता। बिल्कुल नहीं। कोई ऊपर से आदेश नहीं दे रहा होता कि तुम बाएं से उठाओ और तुम दाएं से। वे एक पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज सिस्टम पर काम करते हैं। अरे वाह, तो फिर वो कोऑर्डिनेट कैसे करती हैं? जब एक चींटी को भोजन मिलता है तो वो फेरोमोन्स नाम का एक रसायन छोड़ती है। दूसरी चींटियां उस रसायन की गंध का पीछा करती हैं और बिना किसी बातचीत के सिर्फ उन स्थानीय प्रतिक्रियाओं के जरिए एक ऐसा सामूहिक तालमेल बिठाती हैं जो गणितीय रूप से एकदम सटीक होता है। मतलब एक अकेली चींटी उस मिठाई के टुकड़े को हिला भी नहीं सकते। बिल्कुल, उसकी व्यक्तिगत सीमा है। लेकिन जब वे एक साथ आती हैं तो वो व्यक्तिगत सीमा पूरी तरह से गायब हो जाती है। पिताजी यहाँ राजू के उस कौतूहल को एक दिशा दे रहे हैं। अच्छा, तो वो उस प्राकृतिक घटना को एकता के साथ जोड़ रहे हैं। जी, वे बच्चे के दिमाग में इस प्राकृतिक इंजीनियरिंग को एकता के लेबल के साथ सहेज रहे हैं, ताकि भविष्य में जब उसे सामूहिक प्रयास की जरूरत पड़े तो उसे कोई थ्योरी ना पढ़नी पड़े, उसे वो मिठाई का टुकड़ा और चींटियों का वो प्राकृतिक तंत्र याद आ जाए। क्या बात है! स्वॉर्म इंटेलिजेंस, बिना किसी मैनेजर के काम करना, ये तो आधुनिक कॉर्पोरेट दुनिया के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। एकदम सही कहा आपने। और अनुभव को शब्द देना, ये भी एक बहुत ही गहरी बात है। खैर, राजू का अगला कदम भी बिल्कुल एक जिज्ञासु बच्चे वाला ही है। वो तुरंत एक और सीधा और मासूम सवाल पूछता है कि एकता क्या होती है पिताजी? हाँ, एकता क्या होती है? इस पर पिताजी कोई डिक्शनरी वाली परिभाषा नहीं देते हैं। वे बहुत ही सरलता से कहते हैं, एकता का मतलब है मिलकर काम करना। एकदम स्पष्ट और सीधा जवाब। जी। लेकिन वे इस बात को यही नहीं छोड़ते। इसे और गहराई से समझाने के लिए वे एक बहुत ही सशक्त रूपक या मेटाफर का इस्तेमाल करते हैं। वो तिनकों वाला उदाहरण। बिल्कुल। वे कहते हैं कि जैसे छोटे छोटे तिनकों से मिलकर जब एक रस्सी बनती है तो उससे बड़े जानवर को भी आसानी से वश में किया जा सकता है। बहुत ही प्रभावशाली उदाहरण है ये, है ना? लेकिन यहाँ मैं इन दोनों उदाहरणों, चींटियों वाले और तिनकों वाले की तुलना करना चाहता हूँ। तुलना किस तरह की? देखिए, चींटियों का उदाहरण पूरी तरह से जैविक था, मतलब बायोलॉजिकल था। वो प्रकृति का अपना हिस्सा था। लेकिन तिनको रस्सी का जो उदाहरण है वो मानव निर्मित है। हाँ, इंसान ने उससे बनाया है। बिल्कुल। इंसान ने सीखा है कि प्रकृति की कमजोर चीजों को गूंथकर एक ताकतवर चीज कैसे बनाई जाती है। अगर मैं इसे ज्ञान के निर्माण से जोड़ूं। ज्ञान के निर्माण से
दिलचस्प है, बताइए कैसे? जैसे आज के इस इंफॉर्मेशन एज में हमारे दिमाग में अलग अलग सूचनाएं होती हैं, अलग अलग तथ्य या फैक्ट्स होते हैं। वे सब अलग अलग बिखरे हुए तिनकों की तरह हैं। मतलब जिनका अकेले कोई खास मोल नहीं है। एकदम। जब तक वे अलग हैं वो बहुत कमजोर हैं, उनका कोई खास उपयोग नहीं है। इंटरनेट पर तो लाखों तथ्य पड़े हैं, हाँ, बिखरे हुए। लेकिन जब हम उन सूचनाओं को आपस में जोड़ते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, संदर्भ बिठाते हैं, तो वे मिलकर ज्ञान की एक मजबूत रस्सी बन जाते हैं। बिल्कुल सही। और जब हमारे पास वो ज्ञान की रस्सी होती है तो हम जीवन की किसी भी बड़ी समस्या यानी उस बड़े जानवर को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। सूचना और ज्ञान का ये रूपक अत्यंत सटीक है। डेटा अपने आप में कुछ नहीं है जब तक कि उसे एकता के सूत्र में पिरोकर ज्ञान न बनाया जाए। जी। और अगर हम तिनकों की भौतिकी या कहें फिजिक्स पर जाएं, तो ये रूपक और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। भौतिकी कैसे? देखिए, एक अकेला तिनका कितना नाजुक होता है। जरा सी हवा चलेगी तो वो उड़ जाएगा, हल्का सा दबाव पड़ेगा तो वो टूट जाएगा। हाँ, बहुत कमजोर होता है। लेकिन जब कई सारे कमजोर तिनकों को एक साथ ऐंठ कर या गूंथ कर रखा जाता है, तो उनके बीच एक जबरदस्त घर्षण पैदा होता है। इसे इंजीनियरिंग की भाषा में टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। अच्छा, टेंसाइल स्ट्रेंथ। जी। और जब उस रस्सी पर कोई खिंचाव या तनाव डाला जाता है, जैसे किसी बड़े जानवर द्वारा खींचे जाने पर, तो वो तनाव उन तिनकों को तोड़ने के बजाय उनके बीच के घर्षण को और बढ़ा देता है। अरे, मतलब वो और मजबूत हो जाते हैं। बिल्कुल, वे एक दूसरे से और भी कसकर चिपक जाते हैं। यहाँ सिनर्जी यानी सहक्रिया का सिद्धांत काम कर रहा है। 100 तिनकों को सिर्फ एक साथ रख देने से वे रस्सी नहीं बन जाते। उनका आपस में गुंथा होना जरूरी है। ये तो मानव समाज या किसी भी टीम के लिए भी सबसे बड़ा सबक है। एकदम। एकता का अर्थ सिर्फ एक जगह जमा होना नहीं है। एकता का अर्थ है एक दूसरे की कमजोरियों को ढकना, एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़ना कि बाहर से आने वाला कोई भी दबाव या चुनौती टीम को तोड़ने के बजाय उसे और करीब ले आए। क्या बात है। जब अलग-अलग विचारों, योग्यताओं और पृष्ठभूमियों के लोग एक साझा उद्देश्य के लिए गुंथ जाते हैं, तभी वे उन चुनौतियों का सामना कर पाते हैं जो उनके व्यक्तिगत आकार से कहीं ज्यादा बड़ी होते हैं। ये घर्षण और तनाव वाला बिंदु सचमुच दिमाग खोलने वाला है। मतलब कि कैसे तनाव वास्तव में उन्हें और मजबूत कर देता है। जी। तो हमने देखा कि कहानी की शुरुआत में चींटियां हैं जो शारीरिक रूप से वजन उठा रही हैं। फिर तिनकों की रस्सी है जिससे एक बड़े जानवर को बांधा या वश में किया जा रहा है। हाँ, दोनों ही शक्ति के उदाहरण हैं। बिल्कुल, ये दोनों ही उदाहरण मुख्य रूप से शक्ति, शारीरिक बल और किसी बड़ी भौतिक चुनौती को नियंत्रित करने से जुड़े हैं। लेकिन जब हम इस कहानी के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो मुझे थोड़ा चौंकाता है। ऐसा क्या है निष्कर्ष में? पिताजी अपना अंतिम संदेश देते हुए कहते हैं कि मिलकर काम करने से कोई भी काम सरल हो जाता है। जो मिलकर रहते हैं उन्हें कम परेशानी उठानी पड़ती है और उनका जीवन सुख से भर जाता है। यहां मुझे एक स्पष्ट विरोधाभास लगता है। मतलब कहानी का पूरा ढांचा ताकत, वजन उठाने और जानवर को वश में करने पर खड़ा था, लेकिन इसका अंत भावनात्मक शांति और सुख पर क्यों हो रहा है? अच्छा, आपको ये छलांग अजीब लग रही है। हाँ, परेशानी या काम कम होने का इस गहरे आंतरिक सुख से क्या सीधा संबंध है? देखिए, यही इस शोध सामग्री का सबसे गहरा दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक पहलू है। और ये कोई छलांग नहीं है, बल्कि मानव विकास का प्राकृतिक क्रम है। प्राकृतिक क्रम? वो कैसे? आज के आधुनिक समाज में, विशेष रूप से अगर हम कॉर्पोरेट ढांचों की बात करें, तो हम टीम वर्क या एकता की बात सिर्फ उत्पादकता और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए करते हैं। हाँ, कि बस काम जल्दी हो जाए। बिल्कुल, हमें लगता है कि मिलकर काम करने से कंपनी का मुनाफा बढ़ जाएगा। लेकिन लेखक यहाँ सिर्फ उत्पादकता की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी को देखें तो हमें समझ आता है कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है। अच्छा। आदिमानव के समय से ही समूह से अलग होने या अकेले पड़ जाने का सीधा मतलब था मृत्यु का खतरा, चाहे वो शिकारियों से हो या भुखमरी से। सर्वाइवल का सवाल था। एकदम। जब एक इंसान अकेला जीवन की चुनौतियों का सामना करता है तो उसके शरीर में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन का स्तर हमेशा बढ़ा रहता है। वो लगातार एक मानसिक असुरक्षा में जीता है। यानी वो हमेशा डरा हुआ रहता है। हाँ, लेकिन जब इंसान एक ऐसे समूह का हिस्सा होता है जहाँ सब एक दूसरे से उसी तिनकों की रस्सी की तरह गुथे होते हैं, तो दिमाग को ये संकेत जाता है कि वो सुरक्षित है। अरे वाह।
काम का बंटवारा सिर्फ शारीरिक थकान को कम नहीं करता, बल्कि ये उस मानसिक बोझ और चिंता को भी बांट देता है। मुझे अकेले सब कुछ नहीं संभालना है, ये विचार ही अपने आप में एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक राहत है। अब मैं समझ रहा हूँ। इसलिए पिताजी का अंतिम संदेश इस बात को स्थापित करता है कि शक्ति और एकता अंततः कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है, वे सिर्फ एक साधन है। और असली साध्य वो शांति है। बिल्कुल, उनका असली साध्य वो मानसिक शांति और सुख है जो इंसान को सुरक्षित महसूस करने पर मिलता है। तनाव कम होना ही सुख की पहली शर्त है। क्या बात है। ये व्याख्या तो उस पूरी कहानी को एकदम नए प्रकाश में ला देती है। मतलब एकता सिर्फ हमारी बाहरी दुनिया की समस्याओं को ही हल नहीं करती, बल्कि वो हमारी आंतरिक दुनिया में व्याप्त अकेलेपन और तनाव को भी वश में करती है। एकदम सही। ये सिर्फ काम का बंटवारा नहीं है, बल्कि ये मानसिक शांति का निर्माण है। तो चलिए अब इस पूरी वैचारिक यात्रा को समेटते हैं। जी। हमने कहाँ से शुरुआत की थी? रामपुर गांव के एक धीमे और शांत माहौल से, जहां जमीन पर गिरी हुई एक साधारण सी मिठाई एक बच्चे का ध्यान खींचती है, जो कि ठहराव का महत्व दिखाती है। बिल्कुल। फिर हमने देखा कि कैसे चींटियां स्वयं इंटेलिजेंस का उपयोग करके बिना किसी बॉस के सामूहिक प्रयास से असंभव काम कर दिखाती हैं। और फिर वो तिनकों वाली इंजीनियरिंग। हाँ, उसके बाद एक पिता ने तिनकों और रस्सी के विज्ञान के जरिए ये समझाया कि कैसे जुड़ने पर पैदा होने वाला घर्षण हमें बड़ी चुनौतियों के सामने टूटने नहीं देता। और अंततः बात शारीरिक ताकत से आगे बढ़कर इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी और जीवन के उस असली सुख तक पहुंची जो सिर्फ एक दूसरे का बोझ साझा करने से मिलता है। त्रिलोक सिंह ठकुरेला जी की इस कहानी की यही तो खूबी है। बिल्कुल। ये दिखाती है कि सबसे गहरे सिद्धांत रोजमर्रा की जिंदगी में छिपे होते हैं। उन्होंने बड़े ही शांत तरीके से हमें ये याद दिलाया है कि आज की इस हाइपर इंडिविजुअलिस्टिक दुनिया में, जहां हर कोई अपने दम पर सब कुछ हासिल करने की दौड़ में है, असली ताकत और शांति एक दूसरे पर निर्भर होने में ही है। एकदम सही बात है। और जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, ये छोटी सी कहानी उस बीज की तरह है जो विचारों के एक विशाल पेड़ में बदल गई है। बिल्कुल, विशाल पेड़ में। अब इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जो शायद थोड़ी बेचैनी पैदा करे, लेकिन सोचने पर मजबूर कर दे। अच्छा, वो क्या है? इस पूरी चर्चा को सुनने के बाद अगर हम सब जरा अपने आसपास और अपने दैनिक जीवन में झांक कर देखें, हमारे जीवन में वो गिरी हुई मिठाई क्या है? यानी वे कौन सी छोटी छोटी चुनौतियां, जिम्मेदारियां या रोजमर्रा के काम हैं जिन्हें चींटियों की तरह आपस में बांटने के बजाय हम अकेले ही ढोने की जिद कर रहे हैं? बहुत ही गहरा सवाल है ये, है ना? और अगर आसपास के लोगों के साथ, परिवार या सहकर्मियों के साथ उन तिनकों की तरह जुड़कर एक मजबूत रस्सी बना ली जाए, तो आज जिंदगी का वह कौन सा बड़ा जानवर है जिसे बहुत आसानी से वश में किया जा सकता है? चाहे वो कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो या कोई तनाव। बिल्कुल। शायद कोई आर्थिक संकट हो या शायद कोई मानसिक तनाव ही हो। तो सवाल यह है कि उस रस्सी को गूंथने की शुरुआत कब होगी? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान के इस सफर में जुड़ने के लिए धन्यवाद।